हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से आपकी जो तैयारी है वो चल रही होगी। जैसे कि आप सभी को पता है कि सीडीपी की क्लासेस चल रही हैं और काफ़ी जो टॉपिक हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। यानी कि आपका 70% जो कोर्स है वो कंप्लीट हो चुका था। इसमें कुछ टॉपिक आपके बचे हुए थे, उन्हें भी मैं जल्दी कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, लेट इसलिए हो गया क्योंकि मेरी सेंसस में ड्यूटी लगी है, उसके चक्कर में मुझे टाइम इतना नहीं मिला कि मैं वीडियो बना पाऊँ। ठीक है, अब लेकिन वो काम पूरा हो चुका है तो मैं जल्दी जल्दी फिर से वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो जो लास्ट टॉपिक था हमारा, जिसमें हमने अधगम के पक्ष के बारे में जाना था। हमने जाना अधगम के कितने प्रकार होते हैं और अधगम के सिद्धांतों के बारे में जाना, और जाना कि अधगम के सिद्धांतों को दो भागों में बांटा गया था, व्यवहारवादी सिद्धांत और संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो व्यवहारवादी सिद्धांत हैं अधगम के, उनकी कि कौन कौन से सिद्धांत इसमें आते हैं व्यवहारवादी सिद्धांतों में, और किन्होंने वो सिद्धांत दिए, किसके ऊपर प्रयोग किए, ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें जानेंगे व्यवहारवादी सिद्धांत में थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो हम जानेंगे कि थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत क्या है। एडवर्ड थॉर्नडाइक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक एवं शिक्षक थे। यह प्रथम मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने पशुओं के ऊपर प्रयोग किया। यानी कि अगर हम थॉर्नडाइक की बात करें, इनका पूरा नाम था एडवर्ड थॉर्नडाइक। ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक एवं शिक्षक थे। ये पहले मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले पशुओं के ऊपर प्रयोग किया। किसके ऊपर प्रयोग किया था उन्होंने सबसे पहले? तो पशुओं के ऊपर प्रयोग किया। इन्होंने कुछ बुक्स लिखी हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार यूपी टेट के एग्जाम में ये पूछ ली जाती हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी किसने लिखी है? तो ये एडवर्ड थॉर्नडाइक की है। एनिमल इंटेलिजेंस किसकी बुक है? तो ये भी थॉर्नडाइक की है। द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग ये किसकी बुक है? तो ये भी थॉर्नडाइक की है। तो तीन बुक जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पूछी जाती हैं, उनके नाम लिखें, इन तीनों के नाम याद कर लेना आप। फिर क्वेश्चन ये बनता है कि शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थॉर्नडाइक को ही शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं हम लोग? तो थॉर्नडाइक को कहते हैं। तीन बुक कौन कौन सी लिखी? तो एजुकेशनल साइकोलॉजी, एनिमल इंटेलिजेंस और द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। अब इनका जो सिद्धांत है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, इसे कई नामों से जाना जाता है। हो सकता है सीधा सीधा ना पूछे कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया, ये पूछ ले कि संबंधवाद का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है। चार ऑप्शन दिए जाएंगे आपको, तो सही आपको चूज करना पड़ेगा। तो जो भी इस सिद्धांत के अन्य नाम है उन सभी को आपको याद करना पड़ेगा। तो पहला नाम हो जाएगा इसका संबंधवाद का सिद्धांत। दूसरा उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, जैसे हम लोग एस आर थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, हो सकता है उद्दीपक अनुक्रिया ना लिखा हो, एस आर थ्योरी लिखा हो। तो एस से स्टिमुलस हो जाएगा और आर से रिस्पॉन्स हो जाएगा। ठीक है, तो एस आर थ्योरी। फिर फोर्थ है आवृत्ति का सिद्धांत और फिफ्थ है आपका चयन का सिद्धांत। यानी कि पांच नाम है प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के। कौन कौन से नाम है? तो संबंधवाद का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, एस आर थ्योरी, आवृत्ति का सिद्धांत और चयन का सिद्धांत। ये पांच जो नाम है ये एक ही सिद्धांत के नाम है। किसके? तो थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के ही ये अन्य पांच नाम हैं। इन पांचों के नाम याद रखना। ये जो सिद्धांत था वो इसके प्रतिपादक कौन है? तो थॉर्नडाइक हो जाएंगे। प्रयोग इन्होंने किसके ऊपर किया? तो कौन सा पशु था जिसके ऊपर इन्होंने प्रयोग किया था? तो बिल्ली के ऊपर इन्होंने प्रयोग किया था। ये चीज याद रखना। उद्दीपक क्या है इसमें? तो उद्दीपक इस प्रयोग में था मछली या मांस का टुकड़ा। अब हम आगे पढ़ेंगे कि उद्दीपक किसे कहते हैं। तो उद्दीपक याद रखना कि इनका जो प्रयोग था उसमें उद्दीपक का काम कौन कर रहा था? तो मछली या मांस का जो टुकड़ा था वो उद्दीपक का काम कर रहा था। अब हम जान लेते हैं कि उद्दीपक किसे कहते हैं। तो उद्दीपक वह वस्तु या स्थिति जो किसी कार्य को करने को प्रेरित करे, वो उद्दीपक कहलाती है। यानी कि कोई भी चीज़ जो आपको मोटिवेट करती है किसी भी काम को करने के लिए, तो वो क्या कहलाएगा आपके लिए? उद्दीपक कहलाएगी। ठीक है, जैसे आपका मोटिवेशन क्या है कि आपको टीचर बनना है, तो अभी आप क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। तो उद्दीपक यहाँ पर जो है आपका वो टीचर हो जाएगा। टीचर का रोल कि आपको टीचर बनना है, तो वो आपको मोटिवेट कर रहे हैं। या हम कहें कि आपकी आंखों में रोशनी डाल दी जाए, तेज से अगर टॉर्च जला के रोशनी मार दी जाए, तो यहाँ पर जो टॉर्च की रोशनी होगी वो उद्दीपक का काम करेगी, क्योंकि वो क्या कर रही है? कुछ करने के लिए आपको प्रेरित कर रही है। आंखें एकदम बंद होती हैं तो भाई है कि वह वस्तु या स्थिति जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करे, वो उद्दीपक कहलाती है। जैसे भोजन हो गया, पानी हो गया, कोई लक्ष्य हो गया। ठीक है, कोई लक्ष्य आपका होगा तभी आप कोई काम करने की कोशिश करेंगे, कुछ पाने की कोशिश करेंगे, तो ये सारे उद्दीपक का काम करेंगे। अब दूसरा है आपका अनुक्रिया। अनुक्रिया किसे कहते हैं? तो उद्दीपक के अनुसार किया जाने वाला जो कार्य होता है वो अनुक्रिया कहलाता है। जैसे टॉर्च की जो तेज रोशनी आपकी आंखों में पड़ी वो उद्दीपक था, लेकिन उसके रिस्पॉन्स में आपने क्या किया? आंखें एकदम आपकी बंद हो गई, तो वो अनुक्रिया हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना उद्दीपक जो आपको किसी काम को करने के लिए मोटिवेट करे या ऐसी स्थिति जो आपको मोटिवेट करे किसी कार्य को करने के लिए, वो उद्दीपक कहलाएगी। और अनुक्रिया वो होती है कि उद्दीपक के अनुसार जो हम कार्य करते हैं वो अनुक्रिया कहलाता है। क्लियर हो गया इतना? अब इस सिद्धांत में क्या था? इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई जीव नई परिस्थितियों में रखा जाता है तो वह अनेक क्रियाएं करता है, यानी कि अनेक प्रयास करता है और असफल रहता है। जब बार बार जीव उन्हीं हालातों में रखा जाए तो असफलताएं कम हो जाती हैं, अर्थात जीव अलग अलग प्रयास एवं भूलों के माध्यम से ठीक करना सीख जाता है। कहने का मतलब है कि कोई जीव है या आप ही को ले लो, किसी नई कंडीशन में आपको डाल दी जाए, किसी ठंडे इलाके में आपको पहुंचा दिया जाए, तो आपको शुरू में बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, कुछ दिन और दिक्कत होगी, लेकिन धीरे धीरे करके क्या करेंगे? आप खुद को ढाल लेंगे उसके अनुसार। ठीक है, फिर आपको इतना ठंड से फर्क नहीं पड़ेगा। तो वही कहा गया कि कोई नया जीव जो है वो अगर उसे हम किसी नई परिस्थिति में रखते हैं तो वो क्या करेगा? बहुत सारे प्रयास करेगा, जीतने की कोशिश करेगा। ठीक है, बहुत सारी प्रयास करता है, लेकिन वो क्या करता है? हर बार असफल रहता है। लेकिन धीरे धीरे जब उसी हालातों में कई समय तक उसे हम रखेंगे तो धीरे धीरे जो उसकी असफलता है वो कम होने लगेंगी। ठीक है, यानी कि फेल होने के जो चांस होंगे उसके कम होने लगेंगे, और धीरे धीरे वो क्या करेगा? अपने प्रयास एवं भूल के माध्यम से चीज़ों को सीख लेगा। तो ये सिद्धांत ये कहता है। अब प्रयोग जो उन्होंने किया उसके बारे में हम जान लेते हैं।
बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया था, ये आपको पता ही हो गया कि इस सिद्धांत का परीक्षण थॉर्नडाइक ने एक भूखी बिल्ली पर किया। बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया और पिंजरों को बाहर मांस का टुकड़ा रख दिया। यानी कि क्या किया, एक बिल्ली को लिया और पिंजरे के अंदर उसे बंद कर दिया। भूखी बिल्ली थी, बहुत तेज उसे भूख लगी थी, लेकिन क्या किया, उसे पिंजरे में बंद कर दिया और पिंजरे के जो बाहर था मांस का एक टुकड़ा रख दिया, ये कह सकते हैं मछली रख दी उसने, ठीक है, मछली का एक टुकड़ा रख दिया। बिल्ली के लिए ये भोजन जो था वो उद्दीपक का काम कर रहा था, यानी कि जो भोजन था वो मांस का टुकड़ा अब बिल्ली को वो मोटिवेट कर रहा है, क्योंकि उसे भूख लगी है तेजी से, तो वो उसे मोटिवेट करेगा कैसे भी करके हमें वो मछली का टुकड़ा मिल जाए। तो उसके लिए वो उद्दीपक का काम कर रहा था और उद्दीपक के कारण बिल्ली जो थी वो प्रतिक्रियाएं कर रही थी, अलग अलग कोशिशें कर रही थी, इधर हाथ मारी उधर पैर मारी, कैसे भी करके वो मछली का जो टुकड़ा है उसे मिल जाए। बिल्ली ने अनेक प्रकार से बाहर निकलने का प्रयास किया और एक बार संयोगवश उसके पंजे से लीवर दब गया और पिंजरा खुल गया और बिल्ली ने पिंजरे से निकलकर भोजन खा लिया। यानी कि कई बार उसने प्रयास किया इधर उधर हाथ पैर मारने की, तो उसमें लीवर लगा था उस पिंजरे में, और जैसे उसका लीवर पर पैर पड़ा तो क्या हुआ, पिंजरा खुल गया और उसने क्या करा, बिल्ली ने पिंजरे से निकलकर जो भोजन था उसे खा लिया। थॉर्नडाइक ने इस प्रयोग को बार बार दोहराया, यानी कि फिर से बंद कर दिया उसे, फिर कोशिश की, देखें अब ये पैर कितने टाइम पे मारेगी, फिर उसने लीवर खोला उसका, पैर लग के, फिर उसने भोजन कर लिया। तो बार बार थॉर्नडाइक ने जब एक ही प्रयोग किया तो उसने ये चीज़ देखी कि प्रत्येक बार बिल्ली ने बाहर निकलने में पिछली बार से कम समय लगाया, यानी कि पहले जितना टाइम लग रहा था उससे कम लगता जा रहा है, ठीक है, हर बार में। कुछ समय बाद बिल्ली जो है वो बिना किसी भूल के एक ही प्रयास में पिंजरे का दरवाजा खोलना सीख गई। अब लास्ट में क्या हुआ कि जो बिल्ली थी अब उसे ये चीज़ क्लियर होगी कि हम लीवर पे पैर मारेंगे तभी ये दरवाजा खुल रहा है, तो वो इधर उधर की कोशिश नहीं कर रही थी, अब सीधा लीवर पे पैर मारती थी, दरवाजा खुलता था, भोजन करती थी। अब इस प्रयोग से थॉर्नडाइक को एक चीज़ क्लियर हो गई कि उसे ये पता चल गया कि अगर बार बार कोशिश की जाए, बार बार अभ्यास किया जाए किसी भी चीज़ को, तो उससे हम जो चीज़ सीखते हैं वो स्थायी होता है, ठीक है, उससे जो ज्ञान मिलता है वो स्थायी होता है। ये चीज़ क्लियर हो गई कि बार बार कोशिश करके बिल्ली या जानवर भी सीख सकते हैं, तो हम भी चीज़ों को सीख सकते हैं। तो कई सारी चीज़ें जो थी वो क्लियर हो गई थी थॉर्नडाइक को यहाँ से। इस जो प्रयोग को किया गया थॉर्नडाइक द्वारा, इसकी शैक्षिक उपयोगिता क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में क्या उपयोगिता है। तो पहला ये कि यह सिद्धांत अभ्यास की क्रिया पर आधारित है, जिसमें सीखा गया ज्ञान स्थायी होता है। यानी कि ये जो सिद्धांत था किस पर आधारित था, अभ्यास की क्रिया पर आधारित था, क्योंकि हम बार बार अभ्यास कर रहे हैं किसी भी चीज़ का, ठीक है, तो उससे हमें जो ज्ञान मिल रहा है वो स्थायी हो रहा है। हम जल्दी चीज़ों को नहीं भूलते अगर हम किसी भी चीज़ का बार बार अभ्यास करते हैं। जैसे साइकिल हम बचपन में सीखते हैं तो कई बार कोशिश करते हैं, कई बार अभ्यास करते हैं, तब जाके उसे सीख जाते हैं। और एक बार हम सीख जाते हैं तो ऐसा नहीं कि हम बड़े हो गए तो भूल जाएंगे साइकिल चलाना, तो ऐसा नहीं होता, एक बार सीख गए तो वो स्थायी हो जाता है। फिर कि यह सिद्धांत गलती से मिले अनुभवों का अन्य परिस्थिति में लाभ उठाने में मदद करता है। अभी सिद्धांत करता क्या है कि हम गलतियां करते हैं तो कई सारे हमें एक्सपीरियंस मिलते हैं। बिल्ली भी कई बार कोशिश कर रही, इधर उधर पैर मार रही थी, उसे नहीं पता था कि किस चीज़ में पैर लगने से ये खुल जा रहा है पिंजरा, ठीक है, तो वो क्या कर रही है, कई बार गलती करती है, इधर उधर पैर वैर मारती है, ये सब चीज़ें, तो उससे क्या मिला, उसे एक्सपीरियंस मिला और उस एक्सपीरियंस का उसने क्या किया, अन्य परिस्थिति में लाभ उठाया। तो भैया कि यह सिद्धांत गलती से मिले अनुभवों का अन्य परिस्थितियों में लाभ उठाने में मदद करता है। तो ये इस सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता हो जाएगी। अब हम बात करेंगे दूसरे सिद्धांत की। अब हमारा जो दूसरा सिद्धांत है वो है पावलव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। किसका सिद्धांत हो जाएगा, तो पावलव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। इनका पूरा नाम था ईपी पावलव। ये एक रूसी फिजियोलॉजिस्ट थे। कौन थे, तो रूसी फिजियोलॉजिस्ट थे। ये पहले नोबेल पुरस्कार विजेता भी थे, यानी कि ये पहले रूस के नोबेल पुरस्कार विजेता भी थे पावलव। इनके सिद्धांत जो था, जिसका नाम था शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, इसे कई नामों से जाना जाता है। पहला प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, दूसरा शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, तीसरा अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत और चौथा इसका नाम है अनुबंधन का सिद्धांत। यानी कि जो चार नाम है याद रखना, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया, पावलव ने दिया, स्किनर ने दिया, कोहलर ने दिया। तो आपको याद रखना है कि इसी सिद्धांत को हम किस नाम से जानते हैं, तो शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। इसलिए इसे किसने दिया है, तो पावलव ने दिया है। तो पावलव जो थे वो एक रूसी फिजियोलॉजिस्ट थे। ये पहले रूसी नोबेल पुरस्कार विजेता थे। इन्होंने जो सिद्धांत दिया शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, इसके कई नाम हैं। पहला प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, दूसरा शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, तीसरा अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत और चौथा अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, तो इन्होंने सिद्धांत दिया, इसके प्रतिपादक कौन हो जाएंगे, तो पावलव हो जाएंगे। और इन्होंने प्रयोग किसके ऊपर किया, तो कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया। कई बार क्वेश्चन बनता है कि पावलव ने किसके ऊपर प्रयोग किया था, तो कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया था। थॉर्नडाइक ने बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया था, स्किनर ने चूहे के ऊपर प्रयोग किया था। तो ऐसे करके ये पूछ लिए जाते हैं। तो पावलव ने किसके ऊपर प्रयोग किया, तो कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया। इस सिद्धांत के लिए पावलव को 1904 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, इन्होंने ये जो पुरस्कार किया था, यानी सॉरी ये जो सिद्धांत दिया था, इसके लिए ही इन्होंने 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला था। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में कुछ जन्मजात प्रतिक्रियाएं होती हैं जो कि किसी उपयुक्त उद्दीपक के सामने प्रकट हो जाती हैं। ठीक है, तो पावलव का ये कहना था कि जितने भी व्यक्ति हैं उनमें कुछ ना कुछ जन्मजात प्रतिक्रियाएं होती हैं, यानी कि जन्म से कुछ प्रतिक्रियाएं ऐसी होती, रिस्पॉन्स ऐसे होते हैं जो ऐसे नहीं निकलते सामने, लेकिन अगर उनके सामने उपयुक्त उद्दीपक आ जाए, प्रकट हो जाए, जो चीज़ उन्हें मोटिवेट करे, तो उस समय वो चीज़ें प्रकट हो जाती हैं। ये कहना था पावलव का। ठीक है, तो पावलव ने ये कहा कि जो व्यक्ति है
इनके अंदर कुछ जन्मजात प्रतिक्रियाएं होती हैं, रिस्पॉन्स होते हैं जो बचपन से होते हैं, जन्म से मिले होते हैं, लेकिन ये ऐसे सामने नहीं आते, किसी उपयुक्त उद्दीपक के सामने ये चीज़ें प्रकट हो जाती हैं। इन्होंने कुत्ते के ऊपर जो प्रयोग किया उसकी हम बात कर लेते हैं। पावलव ने एक कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया। उन्होंने कुत्ते की लार ग्रंथि का ऑपरेशन किया और लार ग्रंथि को एक ट्यूब द्वारा कांच की बोतल से जोड़ दिया। यानी कि जो पावलव थे, ठीक है, इन्होंने क्या किया था कि जो कुत्ता था, कुत्ते में जो लार ग्रंथि होती है, जो आपने देखा वो जीभ लटकाता रहता है ना, पानी वानी टपकता रहता है उसकी जीभ से, तो जो लार ग्रंथि होती है उसका ऑपरेशन कर दिया उन्होंने, और लार ग्रंथि जो थी उसे एक ट्यूब द्वारा कांच की बोतल से जोड़ दिया। यानी कि ऐसे जोड़ा कि उसकी जो लार निकले वो उस बोतल में इकट्ठी हो जाए। ठीक है, अब इकट्ठी हो जाएगी तो उसे पता चल जाएगा कि हाँ कितनी लार निकल रही है, कैसे निकल रही है, सारी चीज़ें। तो पावलव ने यही किया, कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया। उन्होंने कुत्ते की लार ग्रंथि का ऑपरेशन किया और लार ग्रंथि को एक ट्यूब द्वारा कांच की बोतल से जोड़ दिया जिसमें लार को एकत्रित किया जाता है। इस प्रयोग की प्रक्रिया को 3 चरणों में समझा जा सकता है। यानी कि ये जो प्रयोग किया है इसे हम 3 चरणों में समझ सकते हैं कि क्या क्या हुआ, आगे वो देख लेते हैं। तो देखिए, पहले चरण में क्या हुआ कि कुत्ते को खाना दिया जाता था, तो खाना देखते ही कुत्ते के मुंह में लार आना प्रारंभ हो जाती थी। तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि अगर आपके सामने भी खाना रख दिया जाएगा तो आपके मुंह में भी लार आने लग जाएगी। ठीक है, तो वही हुआ कुत्ते के साथ भी कि कुत्ते को खाना दिया जाता था तो कुत्ते के मुंह में क्या होता था, खाना देखते ही उसके मुंह में लार आना शुरू हो जाती थी। तो ये पहला चरण था। दूसरे चरण में क्या हुआ कि कुत्ते को घंटी बजाकर खाना दिया जाता था, फिर भी उसके जो लार थी वो आना शुरू हो जाती थी। यानी कि अब दूसरी बार में क्या किया इसने, जो पावलव था, इसने क्या किया कि जब भी वो खाना देता था उससे पहले वो घंटी बजाता था। अब कुत्ते को पता चल जाता था कि घंटी बजी, इसका मतलब खाना मिलेगा। तो जैसे ही घंटी बजती थी उसके मुंह में लार आना स्टार्ट हो जाती थी। दूसरे चरण में ये चीज़ हुई। तो दूसरे चरण में कुत्ते को घंटी बजाकर खाना दिया, फिर भी लार का स्राव हुआ। यहाँ घंटी जो थी वो अस्वाभाविक या कृत्रिम उद्दीपक है। इस क्रिया को बार बार दोहराया गया। यानी कि यहाँ पर जो घंटी होगी वो क्या होगा, अस्वाभाविक, यानी कि वो पहले से तो हो नहीं रही, स्वाभाविक चीज़ तो है नहीं, वो अस्वाभाविक है, या हम कह सकते हैं कृत्रिम उद्दीपक है। वो भी क्या कर रही है, मोटिवेट कर रही है कुत्ते को। ठीक है, कुत्ते को मोटिवेट कर रही है। भोजन मोटिवेट करता है ना आपको कोई काम करने के लिए, तो भाई यहाँ पर कि जो घंटी है वो मोटिवेट कर रही है, लेकिन यहाँ पर जो मोटिवेशन है वो कृत्रिम है। ठीक है, बनाया गया है, तो कृत्रिम उद्दीपक हो जाएगा या अस्वाभाविक उद्दीपक हो जाएगा। ठीक है, और इस क्रिया को भी उसने बार बार दोहराया। अब तीसरा चरण जो था उसमें क्या किया, तीसरे चरण में केवल घंटी बजाई, खाना नहीं दिया, फिर भी कुत्ते के मुंह में लार आना प्रारंभ हो गई। क्योंकि कुत्ता तो इसी उम्मीद में रहेगा ना कि उसे खाना मिलेगा, क्योंकि घंटी बज चुकी है, अब उसे खाना मिलेगा, तो वो उसी उम्मीद में रहता है। तो तीसरे चरण में क्या किया, सिर्फ घंटी बजाई लेकिन खाना नहीं दिया, लेकिन उसने देखा कि फिर भी लार आ रही है कुत्ते के मुंह में। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हो गई। तो पहली कंडीशन में क्या है कि भोजन जो है वो स्वाभाविक उद्दीपक है, यानी कि वो तो उद्दीपक होता ही है जो मोटिवेट करता है, तो ये स्वाभाविक है। लेकिन लार आना क्या है, वो भी स्वाभाविक अनुक्रिया है, क्योंकि खाना है तो उसकी वजह से लार तो आएगी, तो वो भी स्वाभाविक अनुक्रिया हो जाएगी। दूसरा जो केस था उसमें क्या था, जो घंटी की आवाज़ थी, ठीक है, वो कैसा उद्दीपक हो जाएगी, वो अस्वाभाविक उद्दीपक हो जाएगी। यानी कि वो स्वाभाविक चीज़ नहीं है, अस्वाभाविक है, लेकिन घंटी की आवाज़ सुनकर भी उसके लार आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर घंटी की आवाज़ अस्वाभाविक उद्दीपक हो जाएगी, लेकिन भोजन उसे मिल रहा है तो वो उसके लिए स्वाभाविक उद्दीपक हो जाएगा। लेकिन लार आ रही है उसके अंदर, वो भी कैसी अनुक्रिया हो जाएगी, वो स्वाभाविक अनुक्रिया, क्योंकि भोजन देख के लार तो आएगी। ठीक है, तो वो स्वाभाविक अनुक्रिया हो जाएगी। तीसरा जो केस था उसमें जो घंटी की आवाज़ बजी वो कैसी कैसा उद्दीपक हो जाएगा, तो वो अस्वाभाविक उद्दीपक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भोजन नहीं मिल रहा उसे, सिर्फ घंटी की आवाज़ सुनने को मिल रही है। तो यहाँ पर जो घंटी की आवाज़ है वो अस्वाभाविक उद्दीपक हो जाएगी, लेकिन लार उसके मुंह में आ रही वो स्वाभाविक हो जाएगा, क्योंकि उसे तो पता है कि इसे खाना मिलेगा, लेकिन भले ही उसे खाना नहीं दिया जा रहा है, लेकिन उसे तो इसी उम्मीद में है कि उसे खाना मिलेगा। तो यहाँ पर जो लार आ रही है वो कैसी उद्दीपक हो जाएगी, अनुक्रिया हो जाएगी, तो वो स्वाभाविक अनुक्रिया हो जाएगी। तो तीनों केस में समझ लेना कि पहले में भोजन जो स्वाभाविक उद्दीपक होता है हमेशा से, लार आना स्वाभाविक अनुक्रिया होगी तीनों ही केस में। दूसरे में क्या है कि घंटी की आवाज़ आ रही है, तो घंटी की आवाज़ जो है वो अस्वाभाविक उद्दीपक हो जाएगी, लेकिन भोजन जो है वो स्वाभाविक उद्दीपक है। लेकिन जो तीसरा केस था वहाँ पर घंटी की आवाज़ ही खाली सुनाई पड़ रही है, तो वो अस्वाभाविक उद्दीपक हो जाएगा, और लार आना तीनों ही केस में स्वाभाविक अनुक्रिया है। कि इस सिद्धांत के बारे में स्किनर का कथन है कि इस कथन में सीखने पर निम्न कारक प्रभाव डालते हैं। ये स्किनर का कहना था कि जो इन्होंने दिया है पावलव ने, इस सिद्धांत में जो है वो सीखने की चीज़ों में, यानी कि आप कोई चीज़ सीख रहे हैं तो उसमें कुछ कारण ऐसे हैं जो प्रभाव डालते हैं। पहला, प्रेरणा, कि कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है। अगर आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगी तभी आप उस चीज़ को करेंगे। ठीक है, और दूसरा पुनरावृत्ति, किसी भी एक चीज़ को बार बार दोहराया जाए तभी वो चीज़ आप सीख पाते हैं। तो 2 चीज़ें जो है वो प्रभाव डालती हैं किसी भी चीज़ को सीखने में। ये स्किनर का कहना था पावलव के सिद्धांत के आधार पर कि प्रेरणा और पुनरावृत्ति 2 चीज़ें हैं जो सीखने पर प्रभाव डालती हैं। क्लियर हो गया दूसरा सिद्धांत। अब हम तीसरे की बात कर लेते हैं।
अब हमारा जो तीसरा सिद्धांत है वो है आपका बीएफ स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, तो नाम याद रखना कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, तो बीएफ स्किनर ने दिया। बीएफ स्किनर का सिद्धांत क्या कहलाता है, तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहलाता है। परिचय क्या है इनका, तो बीएफ स्किनर एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक, व्यवहारवादी, लेखक, आविष्कारक और सामाजिक दार्शनिक थे। यानी कि बीएफ स्किनर जो थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, इनका नाम याद रखना। और इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया, जो कि एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं, व्यवहारवादी हैं, लेखक भी हैं, आविष्कारक भी हैं और सामाजिक दार्शनिक भी हैं। इनके जो सिद्धांत है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, इसे हम कई नाम से जानते हैं। इसे हम लोग आरएस थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, आरएस थ्योरी का मतलब हो जाएगा रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी, यानी कि जो थॉर्नडाइक ने दी थी एसआर थ्योरी, उसका जस्ट अपोजिट है आरएस थ्योरी। ठीक है, इन्होंने क्या बताया था, जो थॉर्नडाइक थे इन्होंने कहा था कि उद्दीपक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसके आधार पर हम अनुक्रिया करते हैं। इन्होंने कहा कि नहीं, अनुक्रियाएँ जो हम करते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, उसके आधार पर हमें जो परिणाम मिलता है उसके आधार पर उद्दीपक का चीज़ें जो होती हैं उद्दीपक मिलता है हमें, ये कहने का मतलब था, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो इनकी जो थ्योरी थी जस्ट अपोजिट थी उनकी। दूसरा इनका जो नाम है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, इसके जो अन्य नाम हम पढ़ रहे हैं, तो पहला आरएस थ्योरी हो जाएगा, दूसरा सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत हो जाएगा, तीसरा अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत हो जाएगा, चौथा नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत हो जाएगा, और लास्ट इसका जो नाम है वो है आपका कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत। यानी कि इनके जो नाम है, अन्य नाम काफ़ी कठिन है, इसलिए अच्छे से याद कर लेना। नैमित्तिक वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, अभिक्रमित वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखना कि जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है बीएफ स्किनर का, इसे हम लोग आरएस थ्योरी के नाम से जानते हैं, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं, अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत कहते हैं, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत कहते हैं। ये जो सिद्धांत था इसके प्रतिपादक हो जाएंगे बीएफ स्किनर। इन्होंने प्रयोग किसके ऊपर किया, तो चूहे और कबूतर के ऊपर इन्होंने प्रयोग किया था। दोनों के ही नाम याद रखना, चूहा और कबूतर, दोनों के ऊपर इन्होंने प्रयोग किया था। इन्होंने बताया कि जो इंसान है, जो व्यक्ति है, जो जीव है, वो दो तरीके के व्यवहार करते हैं। यानी कि व्यवहार के दो प्रकार बताएं, कौन कौन से जो है व्यवहार होते हैं। तो पहला है प्रतिक्रियात्मक व्यवहार, जो उत्तेजक की देन होता है, यानी कि जो उद्दीपक होता है उसके आधार पर हम जो अनुक्रिया करते हैं, जो बिहेव करते हैं, वो प्रतिक्रियात्मक व्यवहार होता है, यानी कि जो उत्तेजक की देन है। और दूसरा होता है क्रिया प्रसूत व्यवहार, यानी कि जो स्वेच्छा पर आधारित है, जो आपके मन के ऊपर आधारित है कि आपको वो करना है कि नहीं करना है। ठीक है, तो इन्होंने व्यवहार के दो प्रकार बताए, पहला प्रतिक्रियात्मक व्यवहार जो उत्तेजक की देन होता है, दूसरा क्रिया प्रसूत व्यवहार जो स्वेच्छा पर आधारित होता है, यानी कि आपकी इच्छा पर आधारित होता है। महत्व क्या है, स्किनर ने सबसे अधिक अनुक्रिया पर जोर दिया। इन्होंने कहा कि उद्दीपक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस तरह अनुक्रिया है, जो इंसान अनुक्रिया करता है, जो जीव अनुक्रिया करता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम जान लेते हैं कैसे इन्होंने ये चीज़ कही। प्रयोग जो इन्होंने किया, स्किनर ने सफ़ेद चूहों पर अधगम के लिए प्रयोग किया। स्किनर ने अपने प्रयोग के लिए एक बॉक्स का निर्माण करवाया। इस बॉक्स में घुमावदार मार्ग बनाया जिसमें चूहा दौड़ लगाता है। इस बॉक्स में ऐसी व्यवस्था की गई कि लीवर के दबने पर भोजन प्राप्त हो सके। जब चूहा बॉक्स के विभिन्न भागों में दौड़ लगाता है और उसका पैर लीवर पर पड़ता है और लीवर दब जाता है, लीवर दबने से उसे भोजन की प्राप्ति होती है। यानी कि सेम टू सेम किसका कॉपी है, ये थॉर्नडाइक का जो प्रयोग था उसकी ही कॉपी है। लेकिन उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा कि जो मछली का टुकड़ा है वो मोटिवेट कर रहा है बिल्ली को हाथ पैर मारने के लिए। ठीक है, या मांस का जो टुकड़ा है वो बिल्ली को मोटिवेट कर रहा है काम करने के लिए, इसलिए वो इधर उधर हाथ पैर मारती है, तभी लीवर पर पैर दबता है और उसे भोजन मिल जाता है। लेकिन इनका कहना यह था, इन्होंने चूहे को स्वतंत्र रूप से क्या किया, पिंजरे में डाल दिया। अब वो आराम से स्वतंत्र रूप से इधर से उधर भाग रहा है, इधर से उधर भाग रहा है। अचानक उसका पैर लीवर पर पड़ेगा और उसे भोजन मिल जाएगा। अब भोजन जब उसे मिल जाएगा तो उसे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। अब वो क्या करेगा कि हर बार क्या करा करेगा, ऐसे ही किया करेगा, इधर उधर भागा करेगा अपना, जैसे वो कर रहा है अनुक्रिया जो करता है, उसके मन के ऊपर है कि वो भागना चाह रहा है कि नहीं भागना चाह रहा है। उसका मन होगा तो वो भागेगा, उसका मन नहीं होगा तो आराम आराम से टहलेगा या सो जाएगा। ठीक है, तो ये इनका कहना था कि अनुक्रिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब वो अनुक्रिया करेगा और उसका परिणाम सुखद होगा तो वो उस चीज़ को बार बार करेगा, लेकिन अनुक्रिया का जो परिणाम है वो दुखद होगा तो उस चीज़ को नहीं करेगा। जैसे हम लोग जो करते हैं, कोई काम ऐसा करते हैं जिसका परिणाम हमें अच्छा मिलता है, हमें दिल से खुशी होती है, तो हम उस चीज़ को बार बार करते हैं। लेकिन हम कोई काम ऐसा करें जिससे हमें दुख मिले, ठीक है, तो वो उस चीज़ को हम नहीं करना चाहते या बिल्कुल भी नहीं करना चाहते। तो वही स्किनर का कहना था कि अनुक्रिया जो हम करते हैं, रिस्पॉन्स हम जो देते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्तेजक इतना इंपॉर्टेंट नहीं, उद्दीपक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट अनुक्रिया है। ठीक है, तो ये कहना था स्किनर का। अब ये जो सिद्धांत है क्रिया प्रसूत का, इसकी विशेषताएं क्या हैं, तो पहला तो यही है कि पुनर्बलन आवश्यक तत्व होता है। यानी कि क्रिया प्रसूत का जो सिद्धांत है इसमें जो पुनर्बलन है ये एक आवश्यक तत्व है। यानी कि कोई बच्चा है, उसको आप ज़्यादा मोटिवेट करते हैं तब वो चीज़ों को करता है। ठीक है, तो पुनर्बलन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा कि यह सिद्धांत मंदबुद्धि बालकों के अधगम के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। कैसे उपयोगी है, जैसे मंदबुद्धि बालक हैं तो उनके लिए कोई भी चीज़ उद्दीपक का काम नहीं कर सकती है कि आप उनसे कह दें कि नहीं ये खाना है, इससे वो मोटिवेट हो जाएंगे तो काम करने लग जाएंगे, या कोई और चीज़ है जो उनके लिए उद्दीपक का काम करेगी। लेकिन आप उन्हें स्वतंत्र छोड़ दें और कोई चीज़ अचानक से ऐसी होगी जो उन्हें अच्छी लग जाएगी।
ठीक है, अच्छी लग जाएगी, तो वो उसके लिए मोटिवेशन का काम करेगी, वो उनके लिए उद्दीपक बन जाएगी। तो भाई कहा गया कि जो मंदबुद्धि बालक है उनके लिए, उनके अधिगम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा है सीखने की क्रिया में अभ्यास पर अधिक बल दिया इन्होंने, कि अगर हम किसी चीज़ का बार बार अभ्यास करते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ जो होती है वो स्थायी हो जाएगी एक तो, और जब वो चीज़ स्थायी हो जाएगी, हमें आने लग जाएगी, तो वो हमारे लिए उद्दीपक बन जाएगी। ठीक है, तो ये क्रिया प्रसूत जो सिद्धांत है उसकी विशेषताएं हो जाएंगी कि पुनर्बलन बहुत आवश्यक है, कि बच्चों को आप क्या करें, शाबाशी देते रहें, वाह वाह करते रहें, ठीक है, तो वो बच्चे पढ़ेंगे और उनका मन लगेगा। मंदबुद्धि बालकों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और तीसरा, सीखने की क्रिया में अभ्यास पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया था इस सिद्धांत में। तीनों चीज़ें अच्छे से याद रखना। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि मंदबुद्धि बालकों के लिए कौन सा अधिगम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, RS थ्योरी, SR थ्योरी, ठीक है, 3-4 नाम दिए जाएंगे, तो आप याद रखना कि जो स्किनर की RS थ्योरी है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमारा जो चौथा सिद्धांत है वो है कोहलर का सूज का सिद्धांत। तो हम जान लेते हैं कि कोहलर का सूज का सिद्धांत क्या कहता है। यह सिद्धांत जर्मनी के गेस्टोल्टवादियों की देन है, इसलिए इसे गेस्टोल्ट का सिद्धांत भी कहते हैं। ये चीज़ याद रखना कि गेस्टोल्टवादी जो थे वो जर्मनी के थे, और गेस्टोल्टवादी जो सिद्धांत है ये जर्मनी के लोगों ने सिद्धांत दिया था, यानी कि जर्मनी के जो मनोवैज्ञानिक थे उनके ग्रुप को गेस्टोल्टवादी कहते थे, उन्होंने ये सिद्धांत दिया था, उसी में कोहलर भी ये थे। गेस्टोल्ट का अर्थ क्या होता है, तो गेस्टोल्ट का अर्थ होता है संपूर्ण या समग्र। ये चीज़ याद रखना कि गेस्टोल्ट का अर्थ क्या होता है, समग्र या पूर्ण, ये चीज़ याद रखना। तो कोहलर का जो सूज का सिद्धांत था, यह सिद्धांत जर्मनी के गेस्टोल्टवादियों की देन है, इसलिए इसे गेस्टोल्ट का सिद्धांत भी कहते हैं। ये लोग समग्र में विश्वास रखते हैं, अंश में नहीं रखते, यानी कि छोटी मोटी चीज़ों में ये विश्वास नहीं रखते, पूरे में विश्वास रखते हैं। इस सिद्धांत को कई नामों से जाना जाता है। पहला, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, दूसरा समग्र सिद्धांत, तीसरा पूर्णाकार सिद्धांत, और चौथा सोच का सिद्धांत। यानी कि चारों नाम याद रखना कि अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसे कहते हैं, तो सूर्य के सिद्धांत को कहेंगे कोहलर के। समग्र सिद्धांत भी इसी को कहते हैं, पूर्णाकार सिद्धांत भी इसी को कहते हैं, और सोच का सिद्धांत भी इसी को कहते हैं। अब ये जो सिद्धांत है इसके प्रतिपादक कौन हो जाएंगे, तो कोहलर हो जाएंगे। इन्होंने प्रयोग किसके ऊपर किया, तो चिंपैंजी के ऊपर प्रयोग किया था। किसके ऊपर प्रयोग किया था, तो जो चिंपैंजी है उसके ऊपर प्रयोग किया था। उस चिंपैंजी का नाम क्या था, तो उस चिंपैंजी का नाम था सुल्तान। ठीक है, क्या नाम था चिंपैंजी का, तो उस चिंपैंजी का नाम था सुल्तान। फिर है कि प्रयोग स्थान कहाँ था, तो कैनारी द्वीप जो था वहाँ पर प्रयोग किया गया था। तो प्रयोग स्थान इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो कैनारी द्वीप जो था यहाँ पर इन्होंने प्रयोग किया था। चिंपैंजी का नाम क्या था, सुल्तान था। प्रतिपादक थे कोहलर। क्या प्रयोग था वो देख लेते हैं। कोहलर ने एक पिंजरे में सुल्तान नामक चिंपैंजी को बंद कर दिया। पिंजरे में 2 छड़ें इस प्रकार रखी कि उन्हें एक दूसरे में फंसाकर लंबा बनाया जा सकता था। पिंजरे के बाहर केले इधर उधर रखे गए थे। चिंपैंजी केलों तक नहीं पहुंच सकता था। केलों को देखकर चिंपैंजी उन्हें लेने का प्रयास करता है, किंतु बिना छड़ों की सहायता के उन्हें प्राप्त करना कठिन था। यानी कि इसने किया क्या कोहलर ने, कि चिंपैंजी को एक जेल में बंद कर दिया, एक पिंजरा था उसमें बंद कर दिया, और पिंजरे के बाहर केले रख दिए दूर, इतनी दूरी पर रखे कि उसका हाथ तो वहाँ पहुँचेगा ही नहीं। और पिंजरे के अंदर 2 छड़ें रख दी, एक छड़ जो थी वो आधी थी और एक छड़ जो थी वो भी आधी थी, यानी कि उन दोनों को जोड़ा जा सकता था और उन्हें बड़ा बनाया जा सकता था। तो वो अलग अलग उसमें पिंजरे में रख दी। अब चिंपैंजी क्या था, वो दिमाग लगा रहा था, उसका हाथ तो वहाँ पहुँच नहीं रहा था, तो उसने क्या किया, एक छड़ ली, एक छड़ से उसे खींचने की कोशिश की कि कैसे भी केले उसके पास पहुँचे, लेकिन एक छड़ से काम नहीं चला। तो उसने किया, दोनों छड़ों को लिया और इधर उधर करता रहा, उसने दोनों छड़ों को जोड़ लिया। दोनों छड़ों को जोड़ लिया, उससे उसने क्या किया, केले जो थे वो अपने पास खींचे और केले को खा लिया। ठीक है, तो ये सूर्य का सिद्धांत था। देखिए अब ये सूर्य का सिद्धांत कैसे कहलाएगा, कि देखिए एकदम जो सूर्य थी वो चिंपैंजी के अंदर आई। ये स्टार्टिंग में चिंपैंजी को नहीं पता था कि वो दोनों छड़ों को जोड़ेगा और इसे खींच लेगा, क्योंकि अगर उसे पता होता तो वो स्टार्टिंग में यही सारी चीज़ें करता, वो अपने हाथ क्यों बार बार बाहर डाल रहा होता, बाहर इतनी कोशिश क्यों करता, ठीक है, फिर एक छड़ से कोशिश क्यों करता, वो सीधा दोनों छड़ों को मिला लेता और उसे खींच लेता। तो ये सूर्य का सिद्धांत कहलाता है कि जो सूर्य होती है वो अचानक आती है, पहले से चीज़ें हमें नहीं पता होती हैं, धीरे धीरे हम जब उस पर काम करते हैं तो अचानक से हमें वो ज्ञान प्राप्त होता है कि हम उस चीज़ को कर लेते हैं, तो यही सूझ कहलाती है। अब कोहलर का जो सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है ये क्या कहता है, कि सूझ एक आकस्मिक ज्ञान है, यानी कि आकस्मिक अचानक आती है। ऐसा नहीं होता कि हमें पहले से चीज़ें पता होती है, आकस्मिक ज्ञान हो जाता है। ठीक है, दूसरा है कि सूझ वास्तविक स्थिति का निश्चित एवं तात्कालिक ज्ञान भी है, यानी कि जो वास्तविक स्थिति है उसका एक निश्चित और तात्कालिक ज्ञान है, कि अचानक से आती है, तत्काल में एकदम ज्ञान आता है और उस चीज़ को हम कर लेते हैं। तीसरा कि कल्पना जितनी अधिक होगी सूझ का विकास उतना अधिक होगा, अर्थात सूझ का आधार कल्पना होती है। कहने का मतलब यह है कि कल्पना आप जितनी ज़्यादा कर लेंगे, जो व्यक्ति जितनी अच्छी कल्पना कर लेता है उसके अंदर सूझ का जो विकास है वो उतना ही ज़्यादा होता है। यानी कि समझ का, सूझ का मतलब आप समझ से रखना, कि जितनी ज़्यादा आप कल्पना कर लेंगे समझ का जो विकास है उतना ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर सूझ या समझ का जो आधार हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कल्पना हो जाएगी। फिर है कि सूझ जो होती है वो अचानक होती है और इसके लिए अभ्यास की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि आप कितनी भी कोशिश करते रहें उसके लिए अभ्यास की ज़रूरत नहीं होती है, ये कहना था कोहलर का। इन्होंने कहा कि जो सूझ होती है वो अचानक आती है, अब भले इधर उधर कोशिश से करते रहे लेकिन जो अचानक से सूझ आएगी उसके बाद आप उस चीज़ को कर लेंगे। तो ये 4 चीज़ें इसमें याद रखना।
पहला कि सूर्य जो होता है वो आकस्मिक ज्ञान होता है, अचानक मिलता है। दूसरा, सूर्य जो होता है वो वास्तविक स्थिति का निश्चित होगा तात्कालिक ज्ञान भी है। तीसरा, सूर्य जितनी अच्छी होगी, कल्पना जितनी अधिक होगी उतना ही सूर्य का विकास होगा, यानी कि यहाँ पे सूर्य का जो आधार होता है वो कल्पना को बताया गया है। फिर कहा गया कि सूर्य जो होती है वो अचानक होती है, इसके लिए कोई अभ्यास की जरूरत नहीं होती है। फिर लास्ट है कि गेस्टाल्टवादियों ने परिस्थिति के सही प्रत्यक्षीकरण को अंतर्दृष्टि का। अब पूछ लिया जाता है कि अंतर्दृष्टि से आप क्या समझते हैं, तो अंतर्दृष्टि का मतलब यही है कि आप जो परिस्थिति है आप उसका सही से प्रत्यक्षीकरण कर लें, उस चीज़ को सही से समझ लें, तो यही अंतर्दृष्टि कहलाता है। इस सिद्धांत से स्पष्ट है कि सीखना धीरे धीरे ना होकर अचानक होता है, क्योंकि व्यक्ति में सूझ अचानक ही विकसित होती है। तो कोहलर का जो ये सिद्धांत था ये हमें ये बताता है कि सीखना धीरे धीरे नहीं होता, ये अचानक से होता है। जैसे आप साइकिल जो आप समझते हैं कि आप धीरे धीरे चीज़ों को सीख रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता। उनके हिसाब से, यानी कि कोहलर के हिसाब से वो क्या है कि आप अचानक से सीखें। आप भले ही कितनी भी कोशिश करते रहे हों, लेकिन अचानक से आप सीख जाते हैं उस चीज़ को। तो ये कोहलर का कहना था। तो याद रखना कि इनके सिद्धांत के अनुसार जो सीखना होता है वो धीरे धीरे ना होकर अचानक होता है, क्योंकि व्यक्ति में सूझ जो है वो अचानक ही विकसित होती है। तो ये जो 4 सिद्धांत है ये व्यवहारवादियों ने दिए थे, इसलिए जो व्यवहारवादी सिद्धांत थे हमने चारों पढ़ लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो संज्ञानवादी सिद्धांत हैं, जिसमें हम लोग पियाजे का जो सिद्धांत है उसके बारे में पढ़ेंगे, ब्रूनर के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट सिद्धांत होंगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जो संज्ञानवादी सिद्धांत है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अच्छे से इन जो सिद्धांत है ना पढ़ लेना, इनके नाम याद रख लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनसे क्वेश्चन कई बार बनते हैं और आगे भी बनेंगे, तो अच्छे से पढ़ लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।